हेलो एवरीवन। आज फाइनली हम अपना अगला चैप्टर एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट ये शुरू करने वाले हैं। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले ना मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि एक थोड़ा सा चेंज आ रहा है स्लाइटली, जो मेरे को सजेशन आया। ठीक है, मेरे को सजेशन क्या आया कि जो मैं स्मार्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ना, चार्ट्स की फॉर्म में जो होते हैं, वो मैं अभी प्रोवाइड करने की जगह चैप्टर ख़त्म होने के बाद प्रोवाइड करूँ। ये सजेशन मेरे को आया है एक बच्चे का। उसने बोला है कि हम लोग अपने आप बनाएंगे पहले चार्ट नोट्स, हमसे जो बनेंगे वो ठीक है, जितने बन जाएंगे उसके बाद आप अपने प्रोवाइड कर देना। जिसको अपने वाले नहीं समझ पाए या जो अपने वाले नहीं बना पा रहा है, वो उस टाइम पे देख ही लेगा उन नोट्स को। और जो ऑलरेडी बना रहे हैं साथ साथ चार्ट नोट्स अपने आप, उन लोगों के टैली हो जाएंगे। कुछ कमी रह गई होगी, कुछ छूट गया होगा तो ठीक है। तो अब अपना हम नया चैप्टर एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑडिटिंग ये शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं इसकी वेटेज की। देखिए, इसकी वेटेज अकेले की आईसीआई ने नहीं बता रखी। चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 11, इनकी मिला के 15 मार्क्स की वेटेज है इन दोनों चैप्टर की, यानी कि ये दोनों चैप्टर अच्छी वेटेज रखते हैं। और दूसरी बात, ये चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये चैप्टर भी उतना ही है जितना चैप्टर 1 था। ठीक है, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ एथिक्स के साथ। एथिक्स होता क्या है? देखिए, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में इंसान जो प्रोफेशनल होता है उसके कुछ कायदे, कुछ उसूल होते हैं। जैसे कि ये हैं डॉक्टर अकबर, एग्जाम्पल। ठीक है, ये हैं मिस्टर बीरबल। ये क्या है? ये हैं इनके पेशेंट। ये जाते हैं डॉक्टर बीरबल के पास अपना चेकअप कराने, क्योंकि इनको हो रही थी खांसी जुकाम वगैरह, काफ़ी कुछ हो रखा था, काफ़ी सिम्टम्स थे। डॉक्टर अकबर जो थे, उन्हें देख के पता लग जाता है। अच्छा, मैं बता दूं, डॉक्टर अकबर था भाई मक्कार इंसान। ठीक है, तो डॉक्टर अकबर को ये देखते ही पता लग जाता है कि भाई इसको हो रखा है टाइफॉइड। ठीक है, वो क्या इससे बोलता है कि भाई आपको ना कुछ नहीं है, नॉर्मल सा फ्लू हो गया है, और दवाइयाँ लिख दी। पास के मेडिकल स्टोर से ये दवाइयों का कमीशन भी गया होगा, प्लस फीस भी गई होगी। अब अगर वो बता देते सीधा टाइफाइड है, तो क्या होता भाई? एक बार की फ़ी आती, एक बार, और कमीशन आता एक बार का मेडिकल शॉप से। इन्होंने नॉर्मल फ्लू बताया। अच्छा जी, बीरबल साहब अपने 3 दिन तक दवाई लिए, 3 दिन में ठीक नहीं हुए। क्या करते बेचारा? फिर से पहुंच गया, सर ठीक नहीं हुआ मैं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ना टेस्ट कराओ। अब ये टेस्ट कराएंगे पास के डायग्नोस्टिक वाले से। टेस्ट के पैसे आए, कमीशन, 2 बार फीस आ गई, दवाइयाँ भी लेंगे, 2 बार दवाइयों का कमीशन आया। इतना फ़ायदा हो गया। पहले उनको एक बार फ़ी आती, एक बार दवाइयों का कमीशन। अब क्या हुआ? एक बार टेस्ट, उसका कमीशन, 2 बार दवाइयाँ ली, उसका कमीशन, और 2 बार फीस कमा ली। मोटा पैसा छाप लिया अकबर भाई ने। अब क्या करें? क्या इनको ऐसा करना चाहिए था? जो इन्होंने डॉक्टर होने के नाते किया है, वो इनको करना चाहिए था क्या? वो ठीक था? नहीं भाई, डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं लोग। ये चीज़ बिल्कुल गलत थी। ये ना, जो एथिक्स होते हैं मेडिकल प्रोफेशन के,
उसके अगेंस्ट है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से हम किस प्रोफेशन में हैं? हमें है भैया अकाउंटेंसी प्रोफेशन में, ठीक है, ये हमारा प्रोफेशन है। इसके भी कुछ एथिक्स हैं। जैसे वहाँ पे अकबर साहब की ड्यूटी बनती थी कि भाई सही सही बात बताए कि तुम्हें टाइफॉइड है, एक बार फीस मिल जाती, कमीशन में भी मिलता ही है ना, ये तो है नहीं मिलता नहीं, फीस आती कमीशन आती, खुश रहते अपना, बीरबल साहब ठीक हो जाते 3 दिन में। लेकिन इनको कमाना था पैसा, इन्होंने जानबूझ के गलत चीज़ बताई, ठीक है। तो ऐसी हमारी भी कुछ चीज़ें होती हैं, हम लोगों के लिए भी कुछ एथिक्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट टाइप की चीज़ें होती हैं, कुछ उसूल होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स के, जो हमको फॉलो करने होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एथिक्स। एथिक्स हर प्रोफेशन के होते हैं। हमें किस प्रोफेशन के पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं अकाउंटेंसी प्रोफेशन, जो हमारा प्रोफेशन है, जो हम बनने वाले हैं उसके, ठीक है जी। अच्छा, एक एग्जांपल सर इसका भी मिल सकता है, अकाउंटेंसी प्रोफेशन के क्या एथिक्स हो सकते हैं? बिल्कुल जी, क्यों नहीं मिलेगा। ये हैं जी अपने सीए जिम, ठीक है। ये है जी एक कंपनी, लेट से एक्स लिमिटेड, ठीक है। इसके एक डायरेक्टर है जिनका नाम है मिस्टर जैम, ठीक। इन्होंने क्या करा था 5 साल पहले, कितनी पुरानी बात तो हो गई, 5 साल, 5 साल पहले सीए जिम जो थे उनको मिस्टर जैम की बहन पसंद आ गई थी। इन्होंने इनके यहाँ रिश्ता भेजा। मिस्टर जैम ने ये कह के भगा दिया कि भाई तू कौन है, कमाता कितना है, दफ़ा हो यहाँ से, रास्ता नाप, 11 नंबर की बस पकड़, मेरी बहन पाल लेगा तू। ये कह के इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनका प्रपोज़ल। 5 साल में इन्होंने करके दिखा दिया क्या, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम दिखेगी, और ये बन गए सीए। खूब मेहनत करी, सीए बन गए। अब ये ऑडिटर बन गए एक्स लिमिटेड के। ये एक्स लिमिटेड में जब गए, इन्होंने देखा भाई यहाँ पे तो डायरेक्टर मिस्टर जैम है, इनको पास्ट हिट करने लगा 5 साल पहले का। इन्होंने अच्छा बच्चू, वक्त तो आता है अपना भी, हर किसी का वक्त आता है। अब मेरा आ गया, अब मैं तेरी, सॉरी, अब तेरे से मैं तेरे से बदला लूँगा। पहले तूने मेरी बजाई, अब मैं तेरी बजाऊंगा। ये क्या करते हैं, कंपनी में देखते हैं कि भाई जो कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा था भाई, वो ना रॉ मटेरियल उसके पास आता था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, उसमें से थोड़ा मटेरियल प्रोडक्शन मैनेजर अपने पास रख लेता था और उसको बाहर मार्केट में बेच देता था। ये स्कैम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चल रहा था। सीए जिम को इसका पता लग जाता है। सीए आदमी है, पढ़ाई करिए लग के, और ब्रेकअप के बाद पढ़ाई करिए, फिर तो भैया खूब अच्छे से करी होगी। इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने क्या करा, अपना बदला लेने के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, ठीक है। ये ऑडिटर्स रिपोर्ट है, इसके अंदर उस स्कैम को रिपोर्ट करा, बताया कि स्कैम हुआ है। बट इस स्कैम में उन्होंने मिस्टर जैम का नाम लिख दिया। उन्होंने कह दिया मिस्टर जैम कर रहे हैं ये स्कैम। मिस्टर जैम को बेचारे को पता भी नहीं था ये स्कैम चल रहा है, उन्हें पता होता तो वो रोकते। सीए जिम ने उनका नाम डाल दिया, क्यों? अपनी भड़ास निकालने के लिए। सीए जिम कह रहा था भाई इसी दिन के लिए सीए बना था, अब आया मौका,
उसको देखो पर्सनली सोचा जाए, जो पर्सनली बेचारे के साथ हुआ बनता था, ठीक है। लेकिन अब वो केवल जिम नहीं है, वो सीए जिम है, प्रोफेशनल है। क्या एक प्रोफेशनल को ऐसा करना चाहिए? नहीं, गलत है ये चीज़, ठीक है। तो ये जो इसका एक्ट था ये था गलत, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके जी। तो एथिक्स होता क्या है, बुक से पढ़ते हैं। एथिक्स मीन्स moral principles which govern a person's behavior or his conduct of an activity। सिंपल, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल जिससे एक इंसान का बिहेवियर या कंडक्ट डिपेंड करता है। बिहेवियर या कंडक्ट मतलब भाई सीए जिम क्या करता, रोज इनके ऑफिस जाके बैठ जाता कि लाओ जी मेरे को ना कॉफ़ी पीनी है, और कॉफ़ी ना आप लोग टिम हॉर्टन से मंगाओ, वहीं की कॉफ़ी पीऊँगा मैं। चलो जी कोई नहीं, ला के दे दी। फिर लंच टाइम हो गया, इन्होंने कहा जी लंच टाइम हो गया, आप मेरे लिए लंच मंगाओ। उन्होंने कहा ठीक है जी मंगा देते हैं, पास में ही अच्छा रेस्टोरेंट है। उन्होंने कहा ना, मैं लूँगा द ललित का लंच, वहाँ से खाऊँगा, वहाँ से मंगाओ जी। क्यों? फूफा लग रहा है, जीजा लग रहा है? नहीं, ऑडिटर लग रहा हूँ। नहीं मंगाओगे? ठीक है, ये चीज़ तो मैंने ही बनानी है ना, वहाँ पे मैं अपनी कलाकारी दिखाऊंगा। तुम मेरे को यहाँ नाराज़ करोगे, मैं पब्लिक को ये इसमें नाराज़ कर दूंगा तुमसे। पब्लिक नाराज़ हो जाएगी, इन्वेस्टर नाराज़ हो जाएंगे, शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे, सबसे जाओगे तुम। क्या ये करना चाहिए? नहीं, ये बिहेवियर गलत है, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है ये, उसूलों के खिलाफ है, ठीक है जी। चलो, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट और परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद मोरल प्रिंसिपल्स। एक एक्ट ऑफ माइंड है, सॉरी एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे हम उसूलों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सच मोरल प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑब्लिगेशन अपॉन इंडिविजुअल्स। लोगों के ऊपर ऑब्लिगेशन डालती है, लोगों की लाइबिलिटी है कि भैया तुम्हें जाना है, तमीज़ से ऑडिट करके आना है। तुम्हारे 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले जो हुआ हुआ, यहाँ बदतमीजी नहीं दिखानी, यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देना है जो तुम्हें पता लगे। ये तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ बनता है तुम्हारा। तो ये होता है एथिक्स। सर आपने एथिक्स की तरह एक वर्ड ऑडिट भी पढ़ाया था, जो आपने लर्न करवाया था ऑडिट वाले, जो नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप वाला चैप्टर था, उसमें पहले मीनिंग पढ़ाया था मैंने ऑडिट का। यहाँ पे एथिक्स है। ऑडिट की डेफिनेशन लर्न करवाई थी, इसकी भी लर्न करनी है क्या? नहीं, नहीं पूछने वाला। ओके सर, पूछ ली तो बहुत डर है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा पूछेगा? नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, तो डरना नहीं है। वो आप लोग नर्सरी प्रेप, आप लोग हाई स्कूल में नहीं है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, इंटर लेवल पे हैं, फाउंडेशन पे नहीं है कि वो आपसे एथिक्स का मीनिंग पूछेगा। ऑडिट का मीनिंग डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ऑडिट का भी पूछेगा तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। चलिए, फिर है नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स। क्यों चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स? एथिक्स का काम क्या है? द पर्पस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इज़ टू एनहेंस कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र्स। बिल्कुल जी, ये चीज़ तो हम पढ़ के ही आए हैं फर्स्ट चैप्टर में। कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र बढ़ता है, एनहेंस होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट से। एश्योरेंस एंगेजमेंट याद है ना, डायग्राम बनाया था पूरा, 3 पार्टी थी, एक सब्जेक्ट मैटर होता था,
जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनाती थी। ये लोग इसके ऊपर कंक्लूजन बनाते थे। कैसे बनाते थे? कुछ टेस्टिंग करके उसको एग्जामिनेशन बोला जाता था। और ये सब होता किस लिए था? इंटेंडेड यूज़र अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा दें, है ना जी। चलिए जी, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर बढ़ाती है। देयरफॉर यूजर्स नीड टू ट्रस्ट द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सच सर्विस। देखो, याद करो चैप्टर 1 में एग्जांपल दिया था, ये रहे जी अपने मिस्टर स्मार्ट, ये थी अपनी किसान मोटर्स लिमिटेड, और यहाँ पे था अपना CAX। सॉरी। अब मिस्टर स्मार्ट सही में स्मार्ट थे, इसलिए उन्होंने बोला कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट CAX को भेजो, मैं डायरेक्टली नहीं लूँगा, आप इनको दे दो, ये चेक करके मुझे बताएंगे इन्वेस्ट करूँ ना करूँ। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था कि भाई CAX निकल गए इस कंपनी के डायरेक्टर के जीजा। एक चीज़ बता दो यार, मिस्टर स्मार्ट को पता लग जाए कि CAX इस कंपनी का जीजा है, क्या वो इस पे ट्रस्ट कर पाएगा? उसे बिलीव नहीं, उसको पक्का पता होगा कि भाई ये सच्ची रिपोर्टिंग कर ही नहीं पाएगा, ये ऑनेस्ट ओपिनियन दे ही नहीं पाएगा। क्यों? अगर जीजा ने साले की कंपनी में एडवर्स ओपिनियन दिया, एडवर्स ओपिनियन यानी कि बताया कि कंपनी बेकार है, कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो भाई इस जीजा का घर जाके दीदी पिज्जा बना देगी, हाँ या ना? वही देखा है। यूज़र को ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है उस पर्सन पे जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी प्रोफेशनल पे। चलिए जी, प्रोफेशनल एथिक्स इज बेस्ड ऑन मोरालिटी। बिल्कुल जी। आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन ह्यूमन नेचर बीइंग व्हाट इट इज, अ मैन ऑफन प्लेसेस हिज पर्सनल गेन अबव सर्विस। देखो क्या होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन की नेचर पता है क्या होती है? ये कि भाई बाकी लोग जाए भाड़ में, मैं पर्सनल बेनिफिट कर लूँ। पेशेंट जाए भाड़ में, पेशेंट को नॉर्मल फ्लू की दवाई दे दी, क्या पता वो और बीमार हो जाए, बेचारा बचे ही ना, तय बोल जाए। 3 दिन बाद जो उससे डबल फीस लेने की सोच रहा था, ये हो सकता है वहां तक बचे ही ना पेशेंट। केस तो बिगड़ सकता है ना, टाइफाइड तो उसे है, दवाई मिल नहीं रही, हो सकता है केस बिगड़ जाए। तो ह्यूमन नेचर क्या होती है? ये होती है कि भाई अपना बेनिफिट सबसे ऊपर, हम पैसा कमा ले, दूसरा मरता हो मर जाए, दूसरा बर्बाद होता हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है अपने आप को? अपन लोगों को ये पॉलिटिशियंस में ये वाली क्वालिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये नेचर बेसिक नेचर होती है, ये नेचर के भाई भड़ास निकालूंगा, बदला लूंगा, ये बेसिक नेचर होती है कि भाई अपना पर्सनल गेन ऊपर रखना, पर्सनल गेन above service. The respect and confidence enjoyed by a profession is dependent on the strictness and scrupulousness. Scrupulousness क्या होती है? With which such entities are adhered to by self discipline. क्या बोल गए? ये बोल रहा है कि भैया
हम लोग अकाउंटेंसी प्रोफेशन में, ठीक है जी। हम सबका माँ बाप कौन है? हम सब बहुत छोटे 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 आईसीआई के बच्चे हैं। तो हम लोग कैसे होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारे मम्मी पापा पे। तो हम लोग के मम्मी पापा हैं कौन? आईसीएआई। तो वो यही बात कर रहा है कि हर प्रोफेशन, द रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस एंजॉयड बाय प्रोफेशन, हर प्रोफेशन की इज्जत कैसी होगी, उसका उसको लोग कितना रिस्पेक्टफुली देखेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई जो एंटिटीज उनको गवर्न करती हैं वो उनको कितना सेल्फ डिसिप्लिन से बांध के रखती हैं, यानी कि वो कितनी स्ट्रिक्ट हैं, वो कितनी क्या बोल सकते हैं, केयरफुलनेस। इस वर्ड का चाहे आप यहाँ मीनिंग भी लिख लो, केयरफुलनेस कह सकते हो, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो कि भाई वो कितना ध्यान रखती है कि भाई हमारे प्रोफेशनल्स कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। मतलब आईसीएआई हर सीए पे नज़र रख रही है कि भाई कोई सीए गड़बड़ तो नहीं कर रहा। वो स्ट्रिक्ट है नहीं आईसीआई। आईसीआई अपनी गाइडलाइंस में बता रहा है, नहीं बता रहा कि भाई तुम प्रोफेशन अपना सबसे ऊपर रखो, तुम अपने पर्सनल ग्रजेस घर पे रख के आओ, ठीक है। अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर of accountancy profession is its acceptance of responsibility to act in public interest। अकाउंटेंसी प्रोफेशन में क्या चीज़ है भाई? तुमको अपना नहीं सोचना, तुमको किस चीज़ का सोचना है? किसका सोचना है भाई तुम्हें? पब्लिक। सर हम पब्लिक का सोच के कैसे काम करते हैं? हमने तो नहीं देखा कोई सीए ये सोच रहा होता है कि पब्लिक का काम कर दो और पब्लिक को हेल्प करो। देखो अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स लिमिटेड कंपनी है। इसमें पैसा किसका लगा हुआ है? अडानी जी का, मिस्टर गौतम अडानी। और पब्लिक का, और बैंक्स का। पब्लिक का शेयर्स की फॉर्म में, गौतम अडानी जी का भी शेयर कैपिटल की फॉर्म में। अच्छा, बैंक में पैसा किसका रखा होता है? बैंक में तो पैसा पब्लिक का ही रखा होता है ना। तो यानी कि इस कंपनी में अगर स्कैम होता है तो सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होगा? गौतम अडानी जी नहीं, उनसे भी ज़्यादा पब्लिक अफेक्ट होगी। क्योंकि भाई गौतम अडानी जी का पैसा है, बैंक का पैसा है, और पब्लिक, बैंक का पैसा में, बैंक पे किसका पैसा है? पब्लिक का। तो यानी कि मेजर पैसा किसका है? पब्लिक का। अब अगर ऑडिटर जाता है इस कंपनी में और अडानी जी उसको बदले में क्या बोलते हैं, तुम ऑडिट रिपोर्ट में लिखो सब अच्छा चल रहा है, तुम यहाँ से टैक्सी में आयो, मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारी अपनी सी क्लास में भेजूंगा। ऑडिटर बेचारा गरीब इंसान था, ज़्यादा नहीं, महीने के 5-6 लाख कमाता था, सी क्लास मिल गई थी। बोलता अडानी साहब जहाँ बोलोगे वहाँ साइन करूँगा, लाओ। अकाउंटेंसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं कर सकते भाई। हमें पब्लिक, हम अगर गलती करेंगे ना ये वाली, तो कौन अफेक्ट होगा? पब्लिक। तो हमें किसको ऊपर रख के चलना है? पब्लिक को। अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तुम्हें पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। ओके जी। सॉरी।
ICAI requires its members to comply with principles of ethics while performing their duties. ICAI बोलता है कि भाई हमारे कुछ प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स हैं, हर चार्टेड अकाउंटेंट को फॉलो करना है. ओके. The ethics for chartered accountants have been codified as ethical compliance. मतलब ethical compliance बोला जाता है उनको. कुछ प्रिंसिपल्स लिख रखे हैं हमने, बहुत सारे पॉइंट्स, वो आपको फॉलो करने हैं. उनको क्या बोला जाता है? एथिकल कंप्लायंस. ओके जी. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेदर इन प्रैक्टिस और इन सर्विस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब भी करते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी खोलते हैं, एडवाइजरी सर्विस है ना, प्रैक्टिस में ही आ जाता है वो भी. इंटरनल ऑडिटर बन गए, सर्विस में आ गया, वो जॉब में आ गया. तो आप चाहे जॉब में हो या अपना खुद का ऑफिस हो, आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है. एथिकल कंप्लायंस ज़रूरी है सबके लिए. ओके जी, ज़रूरी है, ठीक है. एनी डेविएशन फ्रॉम द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रिंग्स द डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इनटू एक्शन अगेंस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अगर भैया आपने सी क्लास ली, ये ध्यान रखना, ICAI L लगा देगा, सी क्लास घर पे रखी रह जाएगी, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा. और ICAI डिसिप्लिनरी एक्शन लेता भी है. ठीक है. तो अगर हम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेविएट करते हैं, फॉलो नहीं करते, तो भाई डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, विच में रिजल्ट इन टू फाइन लग सकता है. जो यहाँ पे सी क्लास लिए ना, उतना ही पैसा देना पड़ जाएगा. उतना तो नहीं, खैर उसकी एक किस्त बराबर. सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप सस्पेंड हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए. रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप, परमानेंट गई मेंबरशिप, आप हो ही नहीं अब मेंबर ICAI के. सॉरी. एंड अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस, और भी चीज़ें कर सकती है ICAI, जैसे कि आप पे थोड़े टाइम का बैन लगा सकती है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, या आपको कुछ भी पनिशमेंट देते कि भाई अब से आप इस फील्ड में जॉब नहीं कर सकते, अब से आप ऑडिट नहीं कर सकते, बाकी काम कर सकते हो. इस तरीके से जो भी ICAI को ठीक लगे. ठीक है. तो हमारा माई बाप कौन है? ICAI. हमें ICAI जो रूल्स बनाती है, कोड ऑफ एथिक्स बनाती है, वो फॉलो करके चलना है. क्या वो ICAI के बेनिफिट के लिए? नहीं. क्या वो हमारे बेनिफिट के लिए? नहीं. वो हमारे प्रोफेशन के बेनिफिट के लिए है भाई. प्रोफेशनल है हम. अगर कोई, देखिए सिंपल सी बात है भाई, कोई BCom वाला बंदा है, ठीक है, पब्लिक का पैसा जनरली कहाँ होता है लगा हुआ, जो हम ऑडिट कर सकते हैं, और जहाँ पे पब्लिक का पैसा लॉस होने का ज़्यादा से ज़्यादा डर है, पब्लिक कंपनीज, है ना. अबे BCom करा हुआ स्टूडेंट तो यहाँ पे जाके ऑडिट कर नहीं सकता. वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? टैक्स फाइलिंग. क्या कर लेगा? GST रिटर्न. ऑडिट तो स्टिल CA ही करेगा, हाँ के ना. स्टैट ऑडिटर तो CA ही बन सकता है ना. अब BCom वाला बंदा अपना काम ठीक से ना करे, GSTR उल्टी सीधी भर दे, क्या BCom प्रोफेशन तो है नहीं. BCom डिग्री का नाम बर्बाद हो जाएगा कि भाई BCom मत करो, BCom करे हुए लोग गंदे होते हैं. नहीं. लेकिन अगर एक CA अपनी ऑडिट रिपोर्ट गलत बना दे, क्यों? सी क्लास, इसको भी सी क्लास मिल रही होगी. अगर ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट गलत बता दे और स्कैम निकल आए, तो भैया बाद में क्या बात होगी. CA लोग होते हैं खराब इंसान. CA लोग तो होते ही मक्कार हैं. CA लोग तो पैसे के सगे होते हैं.
पैसा दो, कुछ भी काम कराओ। लेकिन अगर बीकॉम करा हुआ बंदा करे तो डिग्री का नाम खराब नहीं होगा, जिसने करा है ना उस पर्सन को पर्सनल इफेक्ट करेगा। यहाँ पे पूरी कम्युनिटी जो होती है सीए लोगों की वो अफेक्ट होगी, अपना जो बोर्ड है पूरा वो इफेक्ट होगा, आईसीएआई इफेक्ट होगा, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इफेक्ट होगा उस चीज़ से। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत इजीली बदनाम हो जाते हैं। क्यों? एक जना आता है थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या जल्दी अमीर बनने के लिए, कर डालता है एक दो कांड, नाम खराब होता है प्रोफेशन का। यार सिंपल सा फंडा है, तुमने बीकॉम वाला बंदा एक, ठीक है, और एक तुम हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। लेट्स से अकाउंटेंसी जो लाइन है कॉमर्स की, उसमें करियर यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये एंड लाइन है, मतलब करोड़ वाले पैकेज जो होते हैं वो, और ये बिगिनिंग है। बीकॉम वाला बच्चा जनरल केस में यहीं से शुरू करता है। एक्सेप्शंस होते हैं जैसे एसआरसी और जो टॉप कॉलेजेस हैं उससे करो तो आप यहीं से शुरू कर सकते हो, बीच में से 15-20 लाख से इजीली शुरू कर सकते हो। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको यहाँ से नहीं शुरू करना, आपको यहाँ से शुरू करना है। आप ऑलरेडी मेहनत ज़्यादा करके आ रहे हो। आप ये मत सोचो बीकॉम वाला बंदा भी मेरे से ज़्यादा सैलरी कमा रहा है, मैं भी करूं। भाई आप यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत कम टाइम लगाओगे और एक बीकॉम वाले बंदे को यहाँ से यहाँ पहुँचने में पूरी लाइफ लग जाएगी। सीए बंदा 10 से 12 साल बहुत आराम से पहुँच सकता है, कोई मेहनत करने वाला सीए तो, है ना। तो आज नहीं तो कल अमीर बनना ही है सीए बनने के बाद। ये जो एक्स्ट्रा मेहनत करी है आपने, आपके नाम के आगे प्रीफिक्स लगाया, ये वेस्ट नहीं जाता, ये पे ऑफ करता है, बहुत अच्छे से करता है। टाइम लगता है कुछ सीए कि भाई ये 10 से 12 साल कौन वेट करे, हमें तो 1 से 2 साल में रिजल्ट चाहिए। डिग्री आ गई ना हाथ में, अब बस करोड़पति बना दो। भाई ऐसे नहीं होता, डिग्री मिलने के पैसे नहीं मिल रहे, डिग्री के बाद जो काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसके पैसे हैं। मेहनत करो, कमाओ पैसा, बनो अमीर। बट खैर बहुत ऑफ टॉपिक बात चली गई। अब वापस बुक पे आते हैं। देखिए एथिक्स की ना अप्रोच होती है, मतलब एग्जाम्पल दे के सिखाता हूँ। भाई मैं एक फैक्ट्री नहीं, मैं एक सुपरमार्केट चेन चलाता हूँ, ठीक है। मेरे 3 स्टोर हैं, ठीक है। एक है दिल्ली में, एक है मुंबई, पुणे। देखिए मुंबई में तो मैं खुद बैठ जाता हूँ मैं ही देखता हूँ। दिल्ली में मैंने एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, मिस्टर डी। और पुणे में भी एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, क्योंकि मैं 3 जगह तो अवेलेबल रह नहीं सकता एक बारी में। मिस्टर पी, अच्छा इनके हाथ नहीं है, सॉरी, हाथ बना देता हूँ, बेचारे बिना हाथ के काम कैसे करेंगे। तो खैर मैंने इन लोगों को एक रूल्स की लिस्ट बना रखी है, एथिक्स की लिस्ट बना रखी है कि भाई आपको ये काम करना है। मैंने इनको अथॉरिटी दे रखी है एथिक्स के अकॉर्डिंग कि भाई आपको कस्टमर से अच्छे से बात करनी है। लेकिन अगर कोई कस्टमर ऐसा करे कि भाई वो हमारे सुपरमार्केट के अंदर सामान खोल के खाने लगे, तो भाई आपको उसे डांटना है, ठीक है ना। क्यों डांटना है भाई? अरे सिंपल है यार, वो वहाँ से खा के चला गया, बिल ही नहीं कराया, तो
तो मैंने क्या लिख रखा है एथिक्स में, एज अ मैनेजर आपको अथॉरिटी है, आपको ये करना पड़ेगा, ये आपका कंडक्ट है, या आपका एथिक्स है कि भाई आप उसे जाके रोको, आपकी ड्यूटी बनती है। मिस्टर डी और मिस्टर पी, इन दोनों के सामने क्या सिचुएशन आई कि भाई इन लोगों के स्टोर पे एक लेडी आती है, बिल्कुल ओल्ड एज थी, मिसेस ओल्डी नाम रख लेते हैं इनका, ठीक है। ओल्ड एज लेडी आती हैं, वो वहाँ पे चक्कर खा के गिर जाती हैं। मिस्टर पी ऐसे में क्या करते हैं, इनका बेटा, बना लेते हैं मिसेस ओल्ड का, वो सुपरमार्केट जो स्टोर था इनका, उसमें से पानी की बोतल लेता है और ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल निकाल के इनके मुंह पे पानी छिड़कना शुरू करता है ताकि वो उठे। मिस्टर पी ने क्या करा, जाके रोक दिया इसे कि छीन ली बोतल, कि सुपरमार्केट में नहीं खोलना ना, बाहर ले जाके करो जो करना है, अंदर नहीं पीना, मेरे एथिक्स में लिख रखा है, मेरे को मेरे मालिक डांटेंगे। मुंबई में हेड ऑफिस है, उन्होंने एथिक्स में लिख के दिया है कि कोई भी कस्टमर स्टोर में खाएगा पिएगा नहीं, खाने पीने की चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट है उसको खोलेगा नहीं, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाके करो ये सब। क्या ये करना चाहिए था उनको? क्या ये सही चीज़ है? वहीं पे मिस्टर डी ने क्या बोला, उन्होंने कहा मेरे कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है कि भाई मेरे को किसी भी कस्टमर को जो खाने पीने का सामान है वो नहीं खाने देना। उन्होंने इसका मतलब समझा कि भाई वो इस वजह से कह रहे हैं कि कोई कस्टमर खा के चला ना जाए फ्री में, है ना, बिल कराए ना। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, वो अगर इस टाइम पानी नहीं देंगे तो हो सकता है मिसेज ओल्ड ज़्यादा टाइम बेहोश पड़ ही रहे हैं और उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। उन्होंने अलाउ करा, उल्टा साथ में एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया कि ये खाओ, थोड़ा एनर्जी आएगी, ग्लूकोज आएगा बॉडी में। क्या मिस्टर डी का कंडक्ट सही था या मिस्टर पी? ये हम सबका ओपिनियन जो रहेगा वो ये रहेगा कि मिस्टर डी का कंडक्ट सही है। बट पता है क्या, ये ना दो तरह की अप्रोचेज हैं अपने एथिक्स की, कि भाई एक बंदा तो ऐसा होगा जो बिल्कुल रूल्स जो एथिक्स में लिखा है उसी से स्टिक करेगा, एक बंदा क्या होगा वो अपनी जजमेंट यूज़ करेगा, वो एथिक्स यूज़ करेगा अपने काम में, लेकिन उनका जो रियल सेंस है उसमें, जैसे कि यहाँ पे अगर ये पानी की बोतल ऐसे ही लेके पी रहे होते तो उनका फ़र्ज़ बनता था रोकना और वो रोकते, लेकिन अभी तो इमरजेंसी सिचुएशन थी, यहाँ पे उन्हें अलाउ करना चाहिए था और उन्होंने अलाउ करा, जो कि सही था। एक जना बेअकल, एक जना गुड, सही से अकल से काम लेने वाला। यही दो अप्रोचेज हैं। एथिकल गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच, दो अप्रोचेज हैं, प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड। ये कौन सी है? ये है मिस्टर पी वाली, और ये कौन सी है? ये है मिस्टर डी वाली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है ना जी। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द स्पिरिट ऑफ एथिक्स। जो उसका स्पिरिट है, मतलब यहाँ पे इस रूल का क्या स्पिरिट था, क्या उसका मतलब था, क्यों बनाया वो, कि भाई कोई भी कस्टमर फ्री में खाना पीना ना खाए, खाना पीना फ्री में ना खाए कोई भी कस्टमर, ये था एथिक्स का स्पिरिट। उन्होंने उससे कंप्लाई करा नहीं करा? हाँ भाई, ये फ्री में मौज मस्ती करने नहीं आया था, इमरजेंसी सिचुएशन थी, उसने निकाल के उसने पानी खोला। इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। एक सेकेंड, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। क्या यहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करा है? हाँ,
in every situation based upon their professional knowledge, skill and expertise. Sorry. It requires accountants should use professional judgment to evaluate every situation to arrive at conclusions. अच्छा सर, इसका एक एग्जांपल आप हमें अकाउंटेंसी प्रोफेशन से लिंक करके भी दोगे क्या? अभी देता हूँ, इसके बाद रूल बेस्ड अप्रोच रीडिंग मारने के बाद। रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स स्ट्रिक्टली फॉलोज क्लियरली इस्टेब्लिश रूल। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इंसान इस केस की तरह, मिस्टर ओल्ड बेहोश होती हो, होने दो, तबीयत बिगड़ती हो, बिगड़ने दो, इंसान मरता हो, मर जाए। मैं लिस्ट पे जो रूल लिखा हुआ है, मेरी एथिक्स पे जो रूल लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। इट में लीड टू अ नैरो आउटलुक एंड स्पिरिट ऑफ एथिक्स में बी ओवरलुक्ड। नैरो आउटलुक और स्पिरिट ऑफ एथिक्स में बी ओवरलुक्ड, यानी मेन रीज़न क्या था यार इस वाले रूल का, कि भाई कोई भी कस्टमर फ्री में खाना पीना खा के भाग ना जाए। क्या ये लोग फ्री में खाना पीना खा के भाग रहे थे? नहीं। तो ये जो स्पिरिट थी, मतलब जो रीज़न था जिस वजह से ये कोड में डाला गया, ये रूल कोड ऑफ एथिक्स में डाला गया, क्या सच में वो फॉलो हुआ? नहीं, ओवरलुक। जो रियल रीज़न था क्यों बनाया गया है ये रूल, वो रीज़न ओवरलुक हो गया। ऑल्सो दिस अप्रोच इज समवॉट रिजिड। बिल्कुल रिजिड है, बिल्कुल रिजिड अप्रोच है ना। वो इस अप्रोच से चल रहा है, जो लिखा है वही मानूंगा। क्या ये रिजिडिटी नहीं है? इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डील विद एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशन रिलाइंग अपॉन रूल्स। बिल्कुल, वो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो सिचुएशन से डील ना कर पाए। भाई है तो ये भी इंसान, एक तरफ उसके रूल्स कह रहे हैं मत कर, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल दिमाग कह रहा है कर, तो हो सकता है वो डिसीजन ही ना ले पाए। ये तो चलो छोटा एग्जांपल है, ये आपको इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि अकाउंटेंसी से लिंक्ड नहीं है। सर अकाउंटेंसी में बताओ, या अकाउंटेंसी में कैसे लिंक करोगे आप इस एग्जांपल को? चलो जी कर देते हैं। CA14 कंपनी एक अकाउंटेंसी फर्म है, ठीक है जी। हमारे पास आए दो छोटे 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 आर्टिकल्स जिनका नाम था A1, A2। अब A1 जो है वो है A1 बंदा, वो कौन सी अप्रोच फॉलो करता है? A1 अप्रोच। कौन सी अप्रोच A1 अप्रोच है? प्रिंसिपल बेस्ड, एकदम A1 अप्रोच, मस्त अप्रोच, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। A2 फॉलो करता है अपनी रूल बेस्ड अप्रोच। ओके जी। लेट मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, जो कि लेट्स से फर्म है कोई, ठीक है, नाम आप लोग अपने आप लगा लो फर्म का। मैंने इन दोनों को बोला भाई जाओ जाके चेकिंग करो। मैंने इन दोनों से क्या बोला था कि A2 भाई, ये लिस्ट आपके पास, आपको चेक करना है कि भाई इन्होंने सेल्स ढंग से लिखी नहीं लिखी। ये आपके कोड हैं, कोड ऑफ एथिक्स, आपको चेक करना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। A2 भाई को बोला कि तुम्हें सेल्स चेक करने के लिए क्या करना है, तुम सेल्स चेक करने के लिए इनवॉइस देखना, गुड्स डिस्पैच नोट ये देखना, ओके। और जिस चीज़ पे दोनों मिले वो वाली सेल करेक्ट सेल है, वो सेल मान लेना सच में हुई है, वो सेल वैलिड सेल है, ओके। A1 भाई को क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक चेक करना है।
इसके लिए इनको क्या बोला कि तुम फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना 31 मार्च को। 31 मार्च को बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा, तो फिजिकली जाओ चेक कर लो 31 मार्च को कितना स्टॉक है। ठीक है जी, ये थे भैया अपने रूल बेस्ड अप्रोच। ये गए, फर्म ने बोला कि सर अभी इनवॉइसेस, फर्म ने ना टोटल 10 सेल करी थी पूरे साल में, तो 5 सेल जो थी उनके लिए वो बोलते सर इसके इनवॉइस नहीं मिल रहे, जो हमारे यहाँ का इनवॉइस है लेकिन इसका ई वे बिल है, काम चल जाएगा। A2 भाई मना कर देते हैं, मेरे को प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच नहीं चलती, मेरे को रूल बेस्ड अप्रोच चलती है, और मेरे रूल्स में लिखा है इनवॉइस मांगना है कंपनी का। तुम ई वे बिल दे रहे हो, नहीं चलेगा। अच्छा, फिर बाकी 5 का इनवॉइस मिल गया था, लेकिन बची हुई 5 का गुड्स डिस्पैच नोट वो नहीं दे पाए। क्यों भाई? फर्म है, 10 सेल करिए साल भर में, उन्होंने गार्ड रखा होगा बाहर, वो गुड्स डिस्पैच नोट इशू करते ही नहीं, उनके यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कर लो, वो कह रहे नहीं जी तू तो गुड्स डिस्पैच नोट दे मेरे को, तभी मानूंगा सेल हुई है। गधे है इंसान। क्यों आया सीए में? क्यों कर रहा है सीए तू? इतनी अकल नहीं लगा सकता? तो यहाँ पे जजमेंट नहीं यूज़ करता, वो जो रूल्स में लिखा है वही यूज़ कर रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बिल्कुल। चलो जी, क्लोजिंग स्टॉक वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। A1 भाई की तरफ अपने A1 भाई से बोला कि फर्म जो है, फर्म का जो ऑफिस था वो हम ले लेते हैं कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में इसका वेयर हाउस है, और 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च को हुआ क्या, ये 31 मार्च को कश्मीर जा रहा था, मतलब 31 मार्च को जाने के लिए ये अपने घर से 29 मार्च को निकलते हैं। रास्ते में ही 30 मार्च को पता लगता है कि भाई कश्मीर के अंदर क्या लगा दिया गया है, कर्फ्यू। क्यों? राइट्स चल रहे हैं, ये वाले राइट्स, RIGTS वाले नहीं, ठीक है ना, तो राइट्स चल रहे हैं। अब A1 भाई क्या करते हैं, वो समझते हैं बात, सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है, तो वो फर्म से बोलते हैं कि ठीक है आपका वेयर हाउस बंद है ना, तो एक काम करते हैं आपका वेयर हाउस कब खुलेगा। उन्होंने बताया जी 4 अप्रैल को। ठीक है, मैं 4 अप्रैल को आते ही चेक कर लूँगा। क्या ये सही किया इन्होंने? हाँ जी सही किया, और क्या करता? कर्फ्यू में जाता, पता चला पहुँच तो गया, वापस आ ही नहीं पाया, या वेयर हाउस खोला, घुस गए अंदर लोग, आग लगा दी सब में, कौन जिम्मेदार होता? CA4? आर्टिकल? नहीं, फिर बेचारों का लॉस हो जाता। तो ये होती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, दिमाग से काम ले रहा है इंसान। ठीक है ना जी, और ये रूल बेस्ड अप्रोच, जो लिखा है उसी उसी से स्टिक करूँगा जी। मैं नहीं सुन रहा किसी की, कर लो जो करना है। क्या ये सही अप्रोच है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ आ गया? एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 अप्रोच होती हैं एथिक्स फॉलो करने की, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल्स बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में भाई जजमेंट यूज़ करता है, स्पिरिट ऑफ एथिक्स कंप्लाई होती है। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एथिक्स ओवरलुक हो जाती है, और केवल रूल्स को फॉलो किया जाता है, जजमेंट यूज़ ही नहीं होती। और इसकी वजह से एक दिक्कत होती है कि भाई रिजिडिटी आती है, और कभी कभार तो ऐसा भी हो जाएगा कि हर सिचुएशन
एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशन डील ना हो पाए, किसी किसी सिचुएशन में दिक्कत आ जाए। ठीक है जी, चलिए अब अगला टॉपिक है अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। इनको पढ़ने से पहले मैं बोलूँगा 50 मिनट का हमारा लेक्चर हो चुका है। आज पेस थोड़ा ज़्यादा रहा है ना, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। जनरली इतना कॉन्सेप्ट्स एक बारी में हम नहीं करते हैं, लेकिन अब से करेंगे। तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ अभी के लिए, और मैं आप लोगों को 15 मिनट का ब्रेक लेने का एडवाइस करूँगा। इसके बाद, ब्रेक के बाद हम फिर से एक 50 to 60 मिनट्स दोबारा से लगाएंगे, फ्रेश माइंड से, अच्छे मन से, ठीक है। उससे पहले एक बार फटाफट से हम अभी तक का रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एथिक्स होता क्या है। कुछ नहीं, एथिक्स उसूल। हर प्रोफेशन के कुछ एथिक्स होते हैं और उनको वो फॉलो करना चाहिए। फिर हमने पढ़ी नीड। अच्छा, एथिक्स का जो डेफिनेशन पढ़ा, क्या वो एज इट इज लर्न करना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नीड क्या है एथिक्स की? भाई सिंपल, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है? इंटेंडेड यूज़र का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो लोगों का उस पर्सन पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है। ट्रस्ट कब बढ़ेगा? जब वो प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करेगा। ओके, प्रोफेशनल एथिक्स मॉरलिटी पे बेस्ड है। जनरली लोग पर्सनल गेन को ऊपर रखते हैं, बट किसी भी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत कितनी करी जाती है? जैसे डॉक्टरों की इज्जत करी जाती है, चार्टेड अकाउंटेंट्स की इज्जत करी जाती है, लॉयर्स की। देखिए, मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा किसी प्रोफेशन के लिए, बट जनरली लॉयर्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करी जाती है ना। अच्छे लॉयर्स की करी जाती है, नो डाउट। लॉयर लोग भी अपने प्रोफेशन की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती। उनको उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से एक डॉक्टर को देखती देखती है, जबकि दोनों ही प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है ना जी। तो हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कि भाई उनका जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्निंग एंटिटी है, वो कितनी स्ट्रिक्ट और स्क्रपल है। स्क्रपलस मतलब कितनी केयरफुली, कितनी बारीकी से उन पे ध्यान रखती है, उनको लेके वो स्ट्रिक्ट रहती है, उनको कितनी अटेंशन पे करती है अपने प्रोफेशंस को। ठीक है। और डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या था? कि भाई अपने को एक्ट करना पड़ता है इन पब्लिक इंटरेस्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन में। और वो क्यों, मैंने बता दिया था भाई। कंपनीज, उनमें मोटा पैसा पब्लिक का लगा हुआ है और बैंक का लगा हुआ है। बैंक में किसका है भाई? पब्लिक का ही तो पैसा है, तो इनडायरेक्टली पब्लिक का ही पैसा ज़्यादा लगा होता है कंपनीज के अंदर। इसका मतलब अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम किसके साथ गलत कर रहे हैं? पब्लिक। तो हमें पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, तो हमें अपना काम अच्छे से करना ज़रूरी है। और फिर था आईसीआई कुछ कोड ऑफ एथिक्स बताता है, जिसको एथिकल कंप्लायंस बोलते हैं। और हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो प्रैक्टिस करता हो या सर्विस, उसको वो फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होंगे? डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इनटू एक्शन आ जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे, जिससे क्या क्या हो सकता है? फाइन, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप, रिमूवल ऑफ मेंबरशिप, थोड़े टाइम के लिए बैन लग सकता है, या फिर परमानेंट अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस, जो भी आईसीआई सोचे। 2 अप्रोच होती है, ये लर्न करने वाली चीज़ है। इसको आओ देखते हैं क्या था इसमें। 2 अप्रोचेस थी, प्रिंसिपल बेस्ड, रूल बेस्ड। यहाँ पे क्या होता था? स्पिरिट ऑफ एथिक्स फॉलो होती थी, कंप्लाई होती थी। यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एथिक्स
ओवरलुक हो जाती थी स्पिरिट ऑफ एथिक्स। यहाँ पे क्या होता था, प्रोफेशनल जजमेंट यूज होता था। यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट यूज नहीं होता था। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी थी। क्या प्रॉब्लम थी? रिजिडिटी की। और कभी कभार ऐसा हो सकता था कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो डिसीजन ना ले पाए। क्यों ना ले पाए डिसीजन? भाई वो जजमेंट ही नहीं ले रहा जब वो स्ट्रिक्टली इस्टेब्लिश्ड रूल्स उनको ही फॉलो कर रहा है, अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा, तो प्रैक्टिकली ऐसा काम नहीं चल पाएगा। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वो फंस जाएगा। ओके जी, चलिए अब आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। 15 मिनट बाद आइए, दोबारा ज्वाइन करिए और फिर इस वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच।